आज का हमारा मुद्दा ये है कि राजस्थान मंत्रिमंडल के गठन का काउंटडाउन शुरू हो गया। हालांकि कई दिनों से हम कह रहे हैं आजकल आजकल कब होने वाला है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, अब कहा जा रहा है कि कभी भी मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। 21 से 24 विधायक जो है भजनलाल मंत्रिमंडल के गठन के पहले फेज में शामिल हो सकता है। राजस्थान में कुल 30 ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। बाकी नामों पर लोकसभा चुनाव के बाद विचार किया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना को लेकर के अभी कहा जा रहा है कि बाकी मंत्रियों को पहले शपथ दिला दी जाएगी और फिर कुछ दिनों बाद जो है 2024 के बाद कुछ को शपथ दिलाई जाएगी, ताकि सबको जो है ये उम्मीद रहे कि वही मंत्री बनने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक राजभवन भी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन सरकार के पास या कहे मुख्यमंत्री के पास या बीजेपी के पास जातीय आधार और क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कवायद जो है वो सबसे बड़ी है। साथ में उनको ये भी देखना है कि लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। ऐसे में ओबीसी के जाट, यादव, बिश्नोई के अलावा गुर्जर, एसटी, एससी, वैश्य और सामान्य वर्ग, इन सब लोगों के साथ कैसे सामंजस्य जो है जातिगत आधार पर बनाया जाए और क्षेत्रीय आधार पर बनाया जाए। महिलाओं और पिछड़ों को भी पूरी तवज्जो जो है दी जाएगी, ऐसा लोग उम्मीद कर रहे हैं और ऐसा बीजेपी भी चाहेगी। साथ ही युवा चेहरे को भी जो है जगह मिलनी चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है कि जो मंत्री बनाए जाएंगे उनमें अधिकतर की उम्र जो है 55 साल के अंदर रह सकती है। कुछ वरिष्ठ और अनुभवी लोगों को भी मंत्री बनाया जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सांसद से विधायक जो चुने गए हैं, बने हैं, उनका क्या होगा। आज हम इन्हीं 3 लोगों पर फोकस करने वाले हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और बाबा बालकनाथ और राज्यवर्धन राठौर। इनका क्या होगा। सांसदी से जो है रिजाइन करके इन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा और उसके बाद अब क्या ये मंत्री नहीं बनाए जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। शिप्रा माथुर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गई है, नीरज हमारे साथ स्टूडियो में है, कृष्ण कुमार जानू प्रवक्ता बीजेपी हैं, सुमित गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस भी हैं। मैडम के पास सबसे पहले चलते हैं। शिप्रा मैम बताएं आपने इन 3 लोगों को जो सांसद थे उनको बोला भाई साहब आप विधायकी लड़ो, अब आप उन्होंने विधायकी लड़ा, अब उनका क्या करेंगे आप? उनको क्या मंत्रिमंडल में नहीं देंगे? क्या इस दिन के लिए विधायकी लड़ाया था? मंत्रिमंडल बनने पर ही पता लगेगा, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में एमपी का अगर हम उदाहरण देख रहे हैं तो एमपी में प्रहलाद पटेल को भी कैबिनेट में जगह दी है, विजयवर्गीय को भी जगह दी है। तो एमपी से चुन के आए हैं, उन्हें मेरे ख्याल में जो स्थान है वो कैबिनेट में तो संभावना है ही, तभी आप उनको मैदान में लेके आते हैं। और फिर लोकसभा चुनाव को जिस तरह से लीड करना है और जो युवा शक्ति और ऊर्जा शक्ति जो चाहिए, उस तरह का जो कॉम्बिनेशन, ये जो सांसदों के आपने नाम लिए, तो युवाओं का नेतृत्व भी है उसमें और ऊर्जा का नेतृत्व भी है। किरोड़ी लाल जी की एक अलग शख्सियत है, अलग पहचान है। और मंत्रिमंडल अभी बना नहीं है, लेकिन जैसी कि जानकारी मिलती है उनके बारे में कि वो लगातार सक्रिय, वो अपने कामकाज में उसी तरह से जुटे हुए हैं, लोगों की सुनवाई कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जा रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं, तो वो पूरे सक्रिय मोड में है। तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी तो मिलेगी ही, तभी उनको वहां से बुला के और यहाँ पर ओहदा दिया गया। राज्यवर्धन जी क्योंकि देखिए बहुत बड़े पोर्टफोलियो पे रह चुके हैं, वो आईएनबी मिनिस्टर थे, खेल मंत्रालय उनके पास में बहुत अहम जिम्मा था, और वहां से उनको थोड़ा सा हटा के और फिर राजस्थान की राजनीति में फिर से लेके आना, इसके भी मायने पहले निकाले जा रहे थे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव चूंकि सामने है, तो वो चेहरे और वो नेतृत्व और वो एक तरह से कहना चाहिए कि एक फ्रेशनेस जो है वो भी उनको लोकसभा चुनाव में चाहिए। तो इसके मायने शायद इसी तरह से देखे जा सकते। तो मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसके बाद इनको उम्मीद तो बहुत बधी होगी शिप्रा जी। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि ये भी है कि जैसे अब तोमर साहब को उन्होंने स्पीकर वाली जिम्मेदारी दे दी। प्रहलाद पटेल आप ही के चैनल पर कल एक डिबेट में हम साथ वहां पर मौजूद थे, तो वो भी बहुत संतुष्ट नजर आ रहे थे। तो एक देखिए ये भी था, बड़े सांसदों को या बड़ी उम्र के या बड़े अनुभवी लोगों को उतारने का एक मंतव्य ये भी था शायद पार्टी का, कि जो अंदर का जो एक बिखराव था पार्टी का, उसका भी एक टेस्ट हो गया इस बहाने से। और दूसरा जो है उनकी पॉपुलैरिटी से, क्योंकि एक जो संसद एमपी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है,
सांसद की जो कॉन्स्टिट्युएंसी होती है वो 8 विधानसभा की कॉन्स्टिट्युएंसी को जी कवर करती है करीब। तो उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसकी पॉपुलैरिटी का भी टेस्टिंग है। और एक जो बहुत अहम बात है मनोरंजन जी, जो कि मुझे लगता है कि एमपी में खासतौर से देखने को मिली थी, कि वहां पर, जैसे नाम नहीं लूंगी किसी का, लेकिन उन्होंने कहा था कि अब मैं क्या लोगों के बीच में वोट मांगने जाऊंगा क्या, इतना अनुभवी होने के बावजूद। तो वो जो अहम का जो भाव है, उसको भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा जमीन पर लेके आना, वो भी एक एक्सपेरिमेंट शायद इस पूरे चुनाव में किया गया। और राजस्थान की इस तरह की बात सुनने को नहीं मिली, लेकिन हाँ, इसके पीछे यही था कि आपका अनुभव तो है, लेकिन लोगों के बीच में रहना और आपकी पॉपुलैरिटी का टेस्ट, और फिर लोकसभा में आपकी उपयोगिता। दो बड़ी बातें शिप्रा जी ने कही हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, एक अंदर के बिखराव को भी कहीं ना कहीं टैकल किया, और जो अहंग का भाव है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, तो आपको पार्टी ने बता दिया कि भाई साहब आप विधायकी लड़िए। नीरज, पहले अपने मेहमानों के पास जाने से पहले छोटी टिप्पणी आपकी, क्या ये किरोड़ी लाल मीणा, बाबा बालकनाथ और राजवर्धन, ये तीनों होपफुल है इस बार? बाबा देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल हो गया है खड़ा। जैसा कि अभी हमारी वरिष्ठ पत्रकार जो हैं ये बता रही थी कि ये तो मंत्रिमंडल गठन होने के बाद ही पता चलेगा, यानी ये संशय की स्थिति सभी के मन के अंदर बरकरार है। और ये तीन ऐसे चेहरे हैं जो कि जिनको सांसद से विधायकी का चुनाव लड़ाया गया था, और बहुत उम्मीदों के साथ में ये इस्तीफा देकर के और विधायकी के लिए आए थे। लेकिन अब सवाल इसलिए बड़ा खड़ा हो गया है क्योंकि जो अभी मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम बनाए हैं, ये भी पूर्वी राजस्थान से ही आ रहे हैं, जयपुर से ही आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जयपुर के सांगानेर से हैं, मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले हैं। डिप्टी सीएम जो बनाई गई हैं दिया कुमारी, वो भी जयपुर के विद्याधर नगर से चुन करके आई हैं। इसी तरीके से अगर बात करें बैरवा जी की, प्रेमचंद बैरवा की, तो वो भी दूदू से चुन करके आए हैं, जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से हैं। तो ये तीनों जो प्रमुख चेहरे हैं वो तो पूर्वी राजस्थान क्षेत्र के हो ही गए। अब जो बाकी तीन जो चेहरे बचे हैं, किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से, ये पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र आ गया, मैदानी भाग आ गया। अगर बात करें हम बाबा बालकनाथ की, तो ये अलवर से, पूर्वी राजस्थान मेवात से आ गए। और इसी तरीके से जो तीसरा चेहरा राजवर्धन राठौड़ का है, ये भी जयपुर के झोटवाड़ा से आ गया, ये भी पूर्वी राजस्थान। तो क्या पूर्वी राजस्थान से ही सारा मंत्रिमंडल होगा या ज्यादातर चेहरे वहीं से होंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और इन नेताओं के लिए अब ये चिंता की बात हो गई है। बहुत नीरज, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। इनके लिए तो आपने मुश्किल खड़ी कर दी आपने, इन तीनों नेताओं के लिए। मैं तो प्रोग्राम लेकर के बैठा हूं कि इन तीनों को का क्या होगा। कृष्ण कुमार जी के पास चलते हैं। कृष्ण कुमार जी, अभी तक तो ये सब चीज़ कांग्रेस में देखने को मिलता था कि भाई आला कमान तक को की हरी झंडी नहीं मिली है, जब तक हरी झंडी नहीं मिलेगी सीएम आ रहे हैं। अब तो बीजेपी में भी होने लगा है। देखो, होने जैसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बनाया है। निश्चित रूप से उन्हें बहुत सी बातें सोचने, समझने, जानने और किसकी क्या क्षमता है उसे पहचानने का समय तो चाहिए ही था। फिर दूसरी तरफ मलमास का महीना चल रहा था, तो पार्टी इस अंतर्द्वंद में थी कि उसके बाद बनाए या पहले बनाए। लेकिन क्योंकि विपक्ष जो है वो बार बार कहने लगा कि इतने तारीख को चुनाव नतीजे आए थे, अभी तक मंत्रिमंडल नहीं बन रहा है, तो दोनों बातों के बीच में मुख्यमंत्री उस अंतर्द्वंद से निकलने के लिए दिल्ली के लोगों का मार्गदर्शन और अपने यहाँ के लोगों से चर्चा के बाद आजकल में मंत्रिमंडल की प्रस्तावना भूमिका बना लेंगे और घोषणा हो जाएगी। उसमें ऐसा कोई कांग्रेस और बीजेपी की तुलना करने वाला विषय तो बनता ही नहीं। कब तक होगा कृष्ण जी? कल हो सकता है, परसों में भी भजनलाल जी की सुविधा और राज्यपाल से मिलने वाले समय के बीच में जब सेतु जुड़ जाएगा तो तुरंत काम हो जाएगा। सुमित जी, आपको लाना चाहता हूं बीच में। कृष्ण जी तो कुछ हिंट नहीं दे रहे, थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहे। जितना समझ सको आप उतना आप समझ लो। सुमित जी, आप बताइए कि इन्होंने कहा कि विपक्ष तो बेकार में सवाल पूछ रहा था, इतने दिन हो गए, उतने दिन हो गए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये अनम्यूट ही है ये। हाँ, आप बोलिए। जहां तक इस प्रदेश के मंत्रिमंडल गठन की बात है, तो मैं आपको थोड़ा सा चुनाव से पहले ले चलता हूं। चुनाव प्रचार में बीजेपी ने क्या किया कि बड़ी छल से, कपटता से चुनाव लड़ा। उन्होंने सवाई माधोपुर के जो विधायक है किरोड़ी लाल जी मीणा, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे ये कहकर मीणा समाज का वोट लिया।
बालकनाथ जी जो है यादव समाज से आते हैं, यादवों को कहा कि बालकनाथ को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनका वोट लिया। राज्यवर्धन जी और गजेंद्र जी को कहा या राजपूतों से उनको बनाएंगे। तो अब क्या हो गया है कि इनको असमंजस की स्थिति में ये है कि हम इनको मुख्यमंत्री तो क्या उप मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। अब इनको मंत्री बनाने की जहां तक बात आती है तो इनकी नीयत तो पहले इनको लेके खराब ही थी कि इनको बनाना नहीं है। अब चूंकि जनता का दबाव इनके ऊपर इतना ज्यादा है कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। इसके चलते इस प्रदेश की सबसे बड़ी जो देरी हुई है मंत्रिमंडल गठन में वो हो रही है। उसके चलते इस प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है। कहीं बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, कोरोना अपने मुंह फाड़ रहा है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री जी को ये सूझ नहीं रहा कि वो अपने मंत्रिमंडल का गठन करें, क्योंकि वो अपनी जाल में फंस गए। जहां तक जानू जी की बात है, मुझे बड़ा अभी सुना मैंने तो फिर कहता चलूंगी, ये बोले मलमास है। तो जानू साहब मलमास तो छत्तीसगढ़ में भी है, मलमास तो मध्य प्रदेश में भी है, वहां क्यों कर दिया आपने? फिर राजस्थान में इतना कौन सा बड़ा मलमास आ गया कि आपको यहां मलमास लग रहा है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मलमास नहीं है? बाबा इसके साथ साथ में एक बात और थोड़ा सा 30 सेकंड में तो टॉपिक से हटके बता दूं। एक रोचक आंकड़ा मेरे पास आया कि बीजेपी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये कहते हैं कि हम महिला आरक्षण के समर्थक हैं। इन्होंने अभी 2 राज्यों में अपनी कैबिनेट की घोषणा करी है। मध्य प्रदेश में 31 लोगों की घोषणा करी, 5 महिलाएं, 16%। बात करते हैं 33% की। छत्तीसगढ़ में 12 में से 1 महिला है, 8%। और अगर तीनों राज्यों में जो इन्होंने अपॉइंटमेंट किए उनकी बात अगर मैं करूं तो केवल 7 महिलाएं, 49 में से ये होता है लगभग 14%। तो ये इनकी कथनी और करनी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि जल्दी से ये कुछ करेंगे। ये ऐसे ही टाइम पास करना चाहते हैं। ये अपने इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि हम आगे क्या करें। क्रिस जी आप इसका जवाब दें, फिर हम अपने एक्सपर्ट के पास जाएंगे। क्रिस जी देखो, सीधी सी बात है, कांग्रेस अपने आप में नहीं झांक रही। अभी उन्होंने अपनी एआईसीसी की घोषणा की है, उसमें परिवार की महिलाओं को छोड़ दिया जाए तो कितनी महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है? अरे भाई, राजनीति में उपदेश देना सरल है, अमल करना कठिन है। और भाजपा जिस महिला आरक्षण की बात कर रही हो तो खुद विधेयक में 2029 का उल्लेख है। आप इतने अधीर क्यों हो जाते हैं? और भाजपा के काम पर निगरानी रखिए, उसे अपने तरीके से चलाने की कोशिश मत करिए। ये अच्छे लोकतंत्र का संकेत रहेगा। क्रिस जी मेरा एक सवाल है, जो कि सवाल नीरज का भी था, कि आपने जो मुख्यमंत्री जो अभी तक बनाया है, ये सारे लोग जयपुर आसपास के लोग हैं, पूर्वी राजस्थान से जीत कर आए हैं। जिन 3 लोगों की हम बात कर रहे हैं कि आपने इनको सांसद से बोला कि आप विधायक बनिए, तो जरूर कुछ सोचा होगा इनके रोल के बारे में। वरिष्ठ लोग हैं, खासकर 2 लोग तो काफ़ी वरिष्ठ हैं, मीना और राजवर्धन तो केंद्र में भी खेल मंत्री भी रहे, उसके बाद वो आईन भी मिनिस्टर भी रहे। तो इनका ये सब भी पूर्वी राजस्थान से आते हैं, तो ये बड़ा इम्बैलेंस सा लग रहा है। इसको कैसे करेंगे? क्या इसी को बैलेंस करने में देरी हो रही है? क्रिस जी देखो, बैलेंस और इम्बैलेंस का कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब काम करती है तो सबको साथ लेकर चलती है। जैसा आप कह रहे हैं, राजस्थान के पूर्वी हिस्से से आते हैं। राज्यवर्धन जी मूलतः लूणकरणसर के रहने वाले हैं और बाबा बालकनाथ जी तो मूलतः हरियाणा के रहने वाले हैं। इसलिए ये सारा विषय जो है, किरोड़ी लाल जी रहने वाले सवाईमाधोपुर के होंगे, जयपुर में रहते हैं, पढ़ाई बीकानेर से करके आए हैं। इसलिए ये क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व नहीं, राजस्थान के प्रतिनिधियों का और पूरे राजस्थान के लिए उत्तरदायी मंत्रिमंडल का गठन होगा। जहां जो योग्य होगा भारतीय जनता पार्टी उसको उस हिसाब से मौका जरूर देगी। आपने सवाल पूछा, सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ाया है। निश्चित रूप से राज्यवर्धन जी खेल युवा मामलों के मंत्री रहे हैं, वित्त राज्य मंत्री रहे हैं, और राज्यवर्धन जी का क्या उपयोग करना है, बालकनाथ जी का क्या उपयोग करना है, किराड़ी जी की क्या भूमिका तय करनी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पार्टी संगठन उनके लिए भूमिका और प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री को देगा। ये उनका विशेषाधिकार है कि उनको वो कितना मंत्री बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, क्या बनाते हैं। ये सारे विषय पर हम जब तक घोषणा नहीं होती चर्चा करते अच्छे लगते हैं, पर एक दूसरे के मुंह में शब्द नहीं घुसेड़ना चाहिए, जैसे कांग्रेस कोशिश करती है। जरूर सिप्रा जी को बीच में लाऊंगा, और सिप्रा और नीरज को। सिप्रा जी, हम जब बात करते हैं तो जब हम कांग्रेस और बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी ने जिस ढंग से सरप्राइज दिए, उसके बाद ये उम्मीद सी बढ़ती है कि सब कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा। मतलब आप ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे
सब कुछ जो है ऑर्गेनाइज तरीके से होगा और सब कुछ इस तरीके से होगा कि आज मुख्यमंत्री चुना गया, इतने दिनों बाद मंत्रिमंडल हो जाएगा, विभाग बांट दिया जाएगा, सरकार काम करने लगेगी। चूंकि इसमें डिले हो रहा है इसलिए लोग ये एक इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं। शिप्रा जी। नहीं, देखिए, अंदर पार्टी के अंदर तो घमासान रहता है और चुनाव के दौरान भी देखा, देवजी पटेल हारे हैं जो सांचौर से, वो एक एग्जाम्पल है हमारे सामने कि एमपी और पॉपुलर थे और सब कुछ था, लेकिन उसके सामने जो है वो दूसरे कैंडिडेट इंडिपेंडेंटली खड़े हुए और वो जीते। तो वो एक जो खींचतान रहती है पार्टी के भीतर, लेकिन मेरे ख्याल में भाजपा की सफलता इस मायने में रही है कि वो जो अंदरूनी खींचतान है वो बड़े पैमाने पर जनता के बीच में उस तरह का कम्युनिकेशन नहीं गया है। तो वो एक सफलता मैं मानती हूँ इस पार्टी की। और दूसरी बात जो कृष्ण जी कह रहे थे, मुझे लगता है कि वो मेरा भी अपना जो थॉट प्रोसेस है वो वही कहता है कि जब आप चुनकर आए हैं तो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो आप एक विधायक के तौर पर करेंगे ही। वो तो जब तक आप रहेंगे तब तक आप विधायक के रूप में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जब आप मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, जब आपको कोई ओहदा और पद दिया जाता है तो आप पूरे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपको सारी जो फिक्र है आपकी वो पूरे राज्य भर की। अगर आपको गृह मंत्री का दर्जा दिया जाता है तो आप यूं नहीं कह सकते कि एक इलाके के ये बात तो सही है। हाँ, वो मुझे लगता है कि वो माइंडसेट जो है वो नहीं होना चाहिए हम सबका भी, कि आप चुन के आए तो आपका अब दायरा जो है पूरा इलाका है, पूरा राज्य है, और राज्य से भी बढ़कर क्योंकि लोकसभा के चुनाव है तो वो आगे का भी रास्ता है। और अंदरूनी स्थान को मैनेज करने के लिए मैं कई बार उस बात को कोट करती हूँ कि सीपी जोशी जी की मैंने इंटरव्यू पढ़ा और मुझे लगता है कि बहुत उन्होंने खुलकर और खुले मन से ये बात कही कि बीजेपी में एक खास बात तो है कि वो वेल ऑयल्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है और वो हर सिरे पर काम करती है। तो वो जो सिरे लूज हैं उस लूज सिरों पर भी काम कर रही होगी और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो भी मंत्रिमंडल बनेगा उस तरह से सबको स्वीकार होगा। उस तरह से नहीं देखा जाएगा कि रीजन का रिप्रेजेंटेशन छूट गया है। तो वो डिस्कोर्स भी है, मुझे लगता है वो खत्म करने में भी कामयाब रहेगी भाजपा। जरूर। नीरज, कंक्लूडिंग। जी देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल अब ये खड़ा हो गया है कि कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। नीरज, मेरा एक सवाल है। आप रोज तैयारी करते हैं ऑफिस आने के बाद, पहले से ही जब आप तैयार होते हैं सोचते हैं आज होगा तो आज ये करूंगा, या कल के लिए तैयारी कर रहे हैं? कब तक ये तैयारी वाली प्रोसेस जारी रहेगी? देखिए, तैयारी आपकी और हमारी और साथ में जो विश्लेषक और नेता बैठे हैं सभी की लगातार जारी है। सभी टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कब आखिर ये पटाक्षेप होगा और जो नेपथ्य है वो उठेगा और उसके बाद में मंत्रिमंडल का गठन होगा। और जनता भी प्रदेश की इंतजार कर रही है कि सरकार चुने हुए कितने दिन हो गए और उसके बावजूद अब तक जो है मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ। हालांकि पार्टी आलाकमान जो है बीजेपी की जरूर कुछ ना कुछ सोच रही होगी, तभी इतना वक्त लगा और सारा एडजस्टमेंट, क्योंकि एक पूरी तस्वीर जो है राजस्थान के अंदर बदली गई है, पूरा नैरेटिव चेंज करने की राजनीति हो रही है और 2024 लोकसभा चुनाव आगे सामने है। तो उसको देख करके ही सारे जो समीकरण हैं, सारे जो इक्वेशंस हैं वो बैठाए जा रहे हैं। तो इसीलिए शायद ये समय लग रहा है।